हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालविया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास के कुछ पन्नों को लेकर। और हमने पिछले वीडियो में जो चर्चाएं कर रहे थे काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इसका भाग नंबर 7 हम देखने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक मैं काफ़ी बारीकी से ले रहा हूं। अगर आप मेरे इसी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो नंबर 30 से आप स्टार्ट करें और क्रम से देखें, सब कुछ समझ में आएगा। अगर पहली बार इस वीडियो पे हैं तो शायद हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो। ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम जो वीडियो से चर्चा करते आ रहे थे, जिसमें हमने गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका और क्रांतिकारियों का योगदान बारी बारी से देखा था। गांधी जी की अगर भूमिका की बात करूं तो उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन लड़ा, उसके बाद में असहयोग आंदोलन, असहयोग के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम चर्चा करने वाले हैं गांधी जी के एक और आंदोलन, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कई बार सवाल आते हैं यहां से। देखिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का तोड़ निकाला ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों के रूप में। भारतीयों के अंदर जातिवाद और सांप्रदायिकता की फूट डालने का प्रयास किया गया, जो गोलमेज सम्मेलनों के अंतर्गत हुआ। लंदन के बकिंगम पैलेस में एक जाल रचा गया और जिसमें बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े विद्वान फंस चुके थे। और उसी के परिस्पत 1935 भारत शासन अधिनियम भी बन के आया। उसके बाद में इसी सांप्रदायिकता की वजह से पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा। पाकिस्तान की थ्योरी सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दी थी। पिछले वीडियो में मैं पूरी तरह से चर्चा कर चुका हूं, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। चौधरी रहमत अली ने पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, इन प्रदेशों की मांग की थी, अर्थात पाकिस्तान की मांग की थी। और इसी थ्योरी को, जिसे सीआर फॉर्मूला कहते हैं, जिसको सबसे पहले लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1940 में रखा गया, उसके बाद में कराची कांग्रेस अधिवेशन 1941 में रखा गया। इन दोनों अधिवेशनों में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी ने पाकिस्तान की मांग पर एक तरह से जिद पकड़ ली थी। और उसके बाद में कहीं ना कहीं भारत के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता की आग भड़कने वाली थी। और उसी समय वर्ल्ड वॉर के भी हालात खराब थे। तो खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट और चाइना के सेना प्रमुख चांग काई शेक, तीनों को यह चिंता थी कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध खड़ा ना हो जाए। तो चर्चिल को अटलांटिक महासागर के अंदर जब मीटिंग में इन दोनों नेताओं ने काफी लताड़ा कि इंडिया और पाकिस्तान के नाम पर जो आपने सांप्रदायिकता की आग लगा रखी है, उससे कहीं न कहीं भारत के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर तीसरा विश्व युद्ध कभी भी खड़ा हो सकता है। और आज भी इन बातों की गुंजाइश जायज है। दूसरी बात, विंस्टन चर्चिल ने इसी वजह से अपने एक विश्वास पात्र स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। करीब 25 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत आया था और भारत आकर अपना प्रस्ताव भारत के सामने रखा, कांग्रेस के समक्ष रखा, मुस्लिम लीग के समक्ष रखा और उसने संविधान सभा की तैयारी की अनुमति दी। तो स्टेफर्ड क्रिप्स की बात को न तो कांग्रेस ने माना न मुस्लिम लीग ने माना। क्यों नहीं माना, इसकी भी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। लेकिन यहाँ टॉपिक पकड़ने के लिए एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूँ। क्रिप्स ने संविधान सभा की बात रखी थी कि संविधान तैयार करो, हम भारत को आजाद कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को विश्वास नहीं था, क्योंकि बार बार ब्रिटिश सरकार चिकनी चुपड़ी बातों में भारतीयों को फंसाती आ रही थी, स्पेशली कांग्रेस को। इसलिए गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि जो होगा हिंदुस्तान का वो देखा जाएगा, फिलहाल तुम भारत छोड़ो, ठीक है। और मुस्लिम लीग भी इस बात से नाराज थी, क्योंकि पाकिस्तान की मांग पर क्रिप्स ने कुछ भी नहीं बोला था। तो दोनों ही पार्टियों ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण था क्रिप्स मिशन का भारत आना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी
8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को बंबई, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, बंबई जो कि महाराष्ट्र में है, आप जानते ही है, वैसे मैं बता के थोड़ा सा गलत कर रहा हूं, भारत का बच्चा बच्चा जानता है मुंबई कहां है। बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी और इसी जगह पर गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। या तो करने का वक्त आ गया है या मरने का वक्त आ गया है। करो और मरो का नारा दिया और 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। देखिए, अगस्त में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए वर्तमान में इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। जी हां, ये वही मैदान है जहां पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, क्रांतिवीर। आपने नाना पाटेकर का वो लास्ट वाला सीन हो गया देखा होगा, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे जबाने से बाहर निकल आई। पूरा डायलॉग याद है पर यहां जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिल्म के डायलॉग की। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी बंबई से ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं चल पाया यह आंदोलन, क्योंकि 9 अगस्त की मध्य रात्रि को ही सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन 0 आवर कहते हैं। ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत ब्रिटिश सरकार ने सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इवन गांधी जी भी यरवड़ा जेल में डाले गए। ये यरवड़ा वर्तमान पुणे में एक प्रसिद्ध जेल है। जी हां, ये वही जेल है जहां गांधी जी को डाला गया था। जी हां, ये वही जेल है जहां संजय दत्त रह के आए हैं, संजू फिल्म देखना। जी हां, ये वही जेल है जहां पर कसाब को फांसी दी थी। जी हां, ये वही जेल है जहां पर संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। यह भारत की प्रसिद्ध जेल है यरवड़ा जेल। वहां पर गांधी जी को रखा गया था और कहते हैं कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की डेथ भी सर आगा खां जेल में हुई थी और जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी कहते हैं, उन्होंने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को चलाया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ गया था कि अब ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी कि किसी भी सूरत हाल में भारत को आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जिद पर अड़ी हुई है भारत की आजादी पर और मुस्लिम लीग जीत पर अड़ी हुई है पाकिस्तान की आजादी पर। ठीक है, तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत पर कायम है और जो सांप्रदायिकता की आग लगाई थी, अब ब्रिटिश सरकार के भी पैर जलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ने एक दिशा तय कर दी थी कि अब ब्रिटिश सरकार लंबे समय तक हिंदुस्तान में नहीं टिकने वाली है। अब कभी न कभी वो वक्त आएगा जब भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान भी बनाना जरूरी और भारत भी बनाना जरूरी। इसलिए 1945 में एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है,
करंट जीके के लिहाज से भी बन सकता है, क्योंकि इस टॉपिक के जरिए आप पूरा समझ पाओगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्या है एग्जैक्टली, और विवाद का कारण क्या बना, और आज भी पाकिस्तान कश्मीर की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है, वो सारी जानकारी इस समझौते के तहत मिलेगी। देखिए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ऐसा डायलॉग फिल्मों में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। जब बेटा बाप से जिद करता है, बाप और बेटा मैं किसको कह रहा हूं आप समझ चुके होंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान को। जब बेटा जिद करता है कि मुझे परिवार से अलग होना है, अलग होना है, और वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बाप का दायित्व क्या बनता है? क्या बेटे को जूते मार के घर से निकाल दिया जाए? क्या उसको रहने खाने का सामान नहीं देगा बाप? तो शिमला में आपको भी पता है 1945 तक तो ब्रिटिश शासन ही था भारत में, यानी यहां पर फैसला कौन करेगा दोनों देशों के मध्य? ब्रिटिश सरकार का नुमाइंदा। उस समय भारत का वायसरॉय था लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने शिमला में दोनों पार्टीज को बुलाया, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। इसलिए बुलाया क्योंकि नया देश बनेगा तो संसाधनों का बंटवारा तो करना पड़ेगा। आज भी कोई विवाद छिड़ता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो हमेशा पाकिस्तान शिमला समझौते का हवाला देता है और इंटरनेशनल कोर्ट में भी बार बार चिल्लाता रहता है। कांग्रेस के उस समय सबसे बड़े नेता थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मैं वेवेल की टोन में बात कर रहा हूं, और जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना एंड चौधरी लियाकत अली खान। He is the first Pakistani Prime Minister. Sorry, हिंदी टोन पे आ जाता है। कांग्रेस में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, और मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी लियाकत अली खान ने प्रतिनिधित्व किया शिमला में। शिमला समझौता दोनों देशों के मध्य संसाधनों का बंटवारा था, जिसमें स्पेशली नदियों के बंटवारे की बात की गई। आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था पाकिस्तान का मतलब पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान। वेवेल ने क्लियर शब्दों में कहा था कि के अर्थात कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल सकता, ठीक है। कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। अब वेवेल ने क्यों कहा, इसकी गहराई बहुत है, बताने जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके नॉलेज के लिए इतना बता दूं, शायद वेवेल ने इसलिए कहा था क्योंकि उत्तर भारत की अधिकांश नदियां कश्मीर होकर निकलती हैं, और अगर कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो शायद हो सकता है कि वो आने वाले समय में इस समस्त नदियों का पानी रोककर पूरे उत्तर भारत को प्यासा मार सकता है। शायद इसी वजह से कश्मीर देने से पूरी तरह से मना कर दिया था वेवेल ने। तो जिन्ना ने वहां वेवेल को शिमला में धमकी दी कि ऐसा कीड़ा लगा हुआ, दीमक से सना हुआ पाकिस्तान मुझे नहीं चाहिए जिसके अंग प्रत्यंग ना हो। यानी सीधे सीधे मोहम्मद अली जिन्ना अब दंगों की धमकी पर उतर आया है। और जी हां, दिसंबर 1945 में यह समझौता हुआ था, और जनवरी 1946 के आसपास
इस मैप पे जरा ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 1945 में समझौता हुआ था। जनवरी 1946 के आसपास जिन्ना अर्थात मुस्लिम लीग के कबायली गुंडे घुसे कश्मीर में और यहां हिंदू कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया। हजारों औरतों के साथ बलात्कार हुए। वो कश्मीरी हिंदू पंडित जो दुनिया में सबसे धनिक लोग माने जाते थे, कहते हैं कि दुनिया में यहूदी बुतेल के कुएं वाले शेख साहब और कश्मीरी हिंदू पंडित जिनके केसर के बागान थे, दुनिया की सबसे दो धनिक जातियां थी, आज दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रही है। ऐसी कंडीशन बना दी। कबायली गुंडे जिनको हम किसी हिंदू मुस्लिम रंग में नहीं डालना चाहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के भड़काने पर वो घुसे थे कश्मीर के अंदर और घुसते घुसते ठेठ जम्मू तक आ चुके थे। उस समय जम्मू के महाराजा थे हरि सिंह जी। हरि सिंह जी ने नेहरू जी से मदद मांगी और नेहरू जी ने एक शांति सेना इस शर्त के आधार पर भेजी कि हरि सिंह भारत के पक्ष में विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करें। उस समय हरि सिंह जी की रियासत ये थी, ठीक है। तो नेहरू जी ने जो सेना भेजी, उस सेना ने इन कबायली गुंडों को भगाते भगाते यहां तक ले आई थी, ठीक है। फिर पता नहीं नेहरू जी को क्या सूझा, वो खुद इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए और इंटरनेशनल कोर्ट यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने कहा कि जो सेनाएं जहां खड़ी हैं दोनों देशों की वहीं रुक जाए। आज से वो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहलाएगा। इस तरह से यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया, पाक अधिकृत कश्मीर, और ये वाला हिस्सा इंडिया के पास रह गया। और ये वाला हिस्सा 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक करके ले लिया था। इसको कहते हैं एलओसी और इसको कहते हैं एलएसी, लाइन एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये वाला पोर्शन इंडिया के पास में है, ये वाला पोर्शन पाकिस्तान के पास में, ये वाला पोर्शन चाइना के पास में, और ये है सियाचिन ग्लेशियर। इस सियाचिन ग्लेशियर को 1999 के अंदर करगिल वॉर के समय, वाजपेयी साहब की सरकार के समय भारत ने वापस पाकिस्तान से छीन लिया था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बना दिया गया है, एक तरफ लद्दाख और दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कुल मिलाकर कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के शुरू के एजेंडे में था और सीधे सीधे जो दंगों की धमकी दी गई, उसी दंगों का परिणाम रहा कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा गया बड़ी बर्बरता के साथ। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर हिंदुओं को मारा जाएगा तो एक्शन का रिएक्शन होगा। तो पंजाब के अंदर और बंगाल के अंदर भी भयंकर दंगे हुए। आपने एक प्रेम कथा का प्रारंभिक सीन देखा होगा। ये स्थिति बन चुकी थी। पंजाब के सिखों ने भी मुसलमानों को मारा, बंगाल में भी हिंदू और मुसलमानों में भयंकर दंगे हुए, लाशों के ढेर बिछ गए, लोगों को काट काट कर पटरियों पर डाला गया, कुत्तों और बिल्लियों जैसी हालतें हो चुकी थी। रोज एक एक ट्रेन भर के इंडिया से पाकिस्तान जाती थी, पाकिस्तान से इंडिया आती थी और उनको ट्रेन में ही मार दिया जाता था। इस स्थिति में पहुंच चुका था भारत। तो आखिरकार जो डर था वही हुआ, यानी जिन्ना ने अपनी जिद पूरी करने के लिए भयंकर दंगों का सहारा लिया और ये सब कुछ शिमला समझौते का ही परिणाम था। और थोड़ी सी बुद्धि का यूज कर, हालांकि अंदर वाली बातें बहुत है, करने जाऊं तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है और बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन इतना आपके कोई काम नहीं आएगा विशेष, ठीक है। अब आगे आने वाली चर्चा कर लेते हैं कि इस दंगों के बाद भारत की स्थिति क्या रही और कहीं ना कहीं जो वेवेल प्लान था, शिमला समझौता था, उसकी वजह से अब ब्रिटिश सरकार भी नाराज हो चुकी थी मोहम्मद अली जिन्ना की इस हरकतों से। तो मोहम्मद अली जिन्ना की इन्हीं हरकतों की वजह, देखिए सीधी सी गणित है कि लाशों के ढेर पर कोई भी अगर शासक, हुक्मरान अगर
शासन चलाना चाहें तो न तो हिंदुओं को अच्छा लगेगा न मुसलमानों को, क्योंकि तलवारें चलती है तो तलवारें ये नहीं देखती है कि हिंदू कौन है और मुसलमान। दोनों मारे गए थे और बहुत बुरी तरह से इन दंगों की भेंट चढ़े थे। लाखों के लाखों परिवार हिंदुस्तान आ रहे थे और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे। इस स्थिति में पहुंचा दिया था जिन्ना ने अपने स्वार्थ की वजह से। खैर, अब भारत की स्थिति क्या रहेगी, क्या भारत आने वाले समय में आजाद होगा या नहीं, हम देखेंगे अगले वीडियो में, और किस तरह आजाद होगा वो भी देखेंगे।